यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 पेपर फर्स्ट तो डाउनलोड किया जाए। डाउनलोड होकर खुल जाएगा या तो ये हम कहीं ज़्यादा आता है देख लेते हैं डाउनलोड हुआ कि ये 2024 की प्री का पेपर होगा वही है सर। ये ये यूपीएससी 2024 का प्री का पेपर है। इसमें हम लोग विशेषकर भूगोल के जो प्रश्न हैं उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। आपको अनुमान नहीं दिख रहा है, यहाँ बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ। लेकिन शुरुआत भूगोल से ही है क्योंकि सेट ये है कि एक भूगोल से शुरुआत होगी। लेकिन पार्थिव विवरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। सही है? कथन सेकेंड इसका है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। समझ में आया? अब जो लोग सौर विकिरण पढ़े होंगे, सूर्य पढ़े होंगे विश्व के भूगोल में, ठीक है, विश्व का भूगोल आपको पढ़ाया गया है ना, वो इसको कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। या तो वायुमंडल वगैरह जब हम पढ़ाएंगे अगर इसमें होगा, वायुमंडल कहाँ होगा तो भारत का भूगोल हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, तब इसको आप कर पाएंगे। ये पहला वाला मेरा गलत है। पृथ्वी जो गर्म होती है ये तो पृथ्वी पार्थिव विकिरण से ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। तरंगे तो तरंगे होती है, जो सूर्य से आती है वो लघु तरंगे होती है, ठीक है, लघु तरंगे आती हैं, ठीक है, और अधिकांशता जो है लौट जाती है बादलों के द्वारा, सूर्य के द्वारा वो वापस कर दी जाती है। लेकिन कुछ तरंगें पृथ्वी गर्म होती है तथा इसकी गर्म होती है तो इधर से भी तरंगें वापस होती है, और ये तरंगें होती हैं दीर्घ तरंग के रूप में, यानी दीर्घ तरंग के रूप में, या आप कहिए पार्थिव विकिरण, ठीक है। पार्थिव विकिरण जाता है वायुमंडल में और मंडल में तमाम गैसें जो होती हैं उसको रोकती, गैसें जो रोक लेती हैं तो उसके बाद हमारा वायुमंडल अपने आप खराब हो जाता है। ये देखो कई बार पूछा गया है कि पेपर देखे नहीं देखे ना, देख रहे हैं वो जो है लगातार इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछता है, ठीक है। इसमें पहला आप हो जाएगा गलत कर, कथन सेकंड हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कथन प्रश्न दोनों सही है, कथन प्रश्न दोनों सही है, कथन प्रश्न सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है, कथन प्रश्न सही है किंतु कथन सेकंड सही है। तो इसमें जहाँ तक हमारा ज्ञान है ये सही होगा, ये क्या होगा? हाँ, उधर देखिए प्रश्न ज्वालामुखी से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो अग्रश्मी, पायरोक्लास्टिक मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, ठीक है, पूछता है में उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं, यानी ज्वालामुखी की घटना के बाद निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद उसके साथ में निकलते हैं। तो आप लोग देखिए कि आपको ज्वालामुखी पर कैसे खड़े होंगे समझ जाएंगे, ठीक है। पहला तो सही है, राख और धूल भी सही है। तीसरा है नाइट्रोजन यौगिक, ये भी पाई जाती है, सल्फर यौगिक, ये चारों चीज पाई जाती है, ठीक है। अभी सारे पौधों को ये वायु प्रदूषण के कारण पूछे गए, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण ये सभी जिम्मेदार हैं। ज्वालामुखी के कारण जो ऐश वगैरह आता है इसका अंग्रेजी बनने में आता है, तो शायद आप समझ जाएंगे अंग्रेजी वाला खाना ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिसेस, ऐश एंड डस्ट, यानी धूल एवं राख, नाइट्रोजन कंपोनेंट कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, यानी सल्फर यौगिक और नाइट्रोजन सभी पाए जाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न होगा वो आपका दोनों सही, सभी चार सही हो जाएंगे। ये देखिए आप लोग, ये देखिए जो मैंने पढ़ाया उसी संदर्भ में लिखा है, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। किस संदर्भ में पूछ रहा है?
जनवरी माह के संदर्भ में, यानी किस ऋतु की बात कर रहा है? शीत ऋतु की। जब ऋतु हम लोग पढ़े हैं भारत के संदर्भ में, अब इसको समझने के प्रयास करें। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल लाइट से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही? तो अब लिखा है समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। सही है पहला? महासागर के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि ठीक उल्टी स्थिति शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जो तापमान होता है वो विषुवत रेखा या मकर रेखा के आसपास ज़्यादा होता है और उधर से जो शिफ्ट होता है वो दक्षिण की तरफ होता है। जैसे आईटी सीजन के समय क्या होता है? इसका विस्थापन उत्तर की ओर होता है। और ये क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में। अगर ग्रीष्म ऋतु का होगा तब पहला कथन सही होगा। दूसरा है शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधारा में पड़े होते तो बहुत आराम से कर ले जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ अक्षांश में उपस्थित होने के कारण भी ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, इस सारे देशों में वहाँ पे मानव का विवाद फैलता, बल्कि अक्षांशीय स्थिति बहुत ज़्यादा उत्तर में है। तो यही सारी जो रेखाएँ हैं महासागरीय जलधाराएँ हैं, जैसे महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, लगभग 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये सारी धाराएँ चलती हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट है उसके साथ साथ चलती है। तो ये सब क्या करती हैं? अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती हैं और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं, यानी तापमान जो वहाँ पे उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है जो। ठीक है, तो ये दूसरा होगा सही है जो। देखिए कितना डिटेल में क्वेश्चन बनाता है जो, या एक बार सब लोग पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, शब्दों पे पकड़ ठीक है। दूसरा देखिए, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। तथा सही की गलत? क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है सदैव मानिए कि जो विषुवत रेखा है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो वायु होती है वो हल्की होती है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा खराब होने के कारण वो वायु ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठती है। ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठती है, तो इसलिए क्षोभमंडल की ऊंचाई है वो विषुवत रेखीय प्रदेशों में ज़्यादा होती है और ध्रुवीय प्रदेशों में कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायु भारी होती है तो जमीन से बैठती है नीचे की तरफ। ये तो पहला कथन बिल्कुल 100% सत्य है। दूसरा इसमें पूछा है भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। वो वही बात जो बताएं वही बात इसमें पूछा, यानी कथन इसका ये, यानी इसी कारण से ये है, यानी भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धारा, प्रबल यानी मजबूत संवहन धारा, यानी जब मैंने बताया था आपको पढ़ाते में कि जब विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादा तापमान प्राप्त होता है तो तापमान के कारण एक सेल का निर्माण हो जाता है, जिसको हम संवहन धारा बोलते हैं। कुछ दूर तक ऊंचाई तक हवाएं ऊपर जाती है, उसके बाद दोनों तरफ जो हवाएं नीचे की तरफ जाती है, तो एक तरह से कोठरी बन जाती है। ठीक है, तो यही कोठरी के कारण ही यहाँ पे जो सीमा की ऊंचाई है, क्षोभमंडल की ऊंचाई है, जैसे क्षोभमंडल की ऊंचाई औसतन माना जाता है कि लगभग 16 किलोमीटर, जो NCERT में लिखा हुआ है। तो विषुवत रेखा पे जो ऊंचाई है वो 20 किलोमीटर से प्लस हो जाती है क्षोभमंडल की, और भूमध्य ध्रुवों की जो ऊंचाई है वो बहुत कम होती है, यानी 13 किलोमीटर के आसपास, जो NCERT में लिखा है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा है, बहुत सरल प्रश्न है, अगर अगर बढ़िया समझ के पढ़े हैं तो बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, और वैसे के लिए बहुत कठिन प्रश्न हो जाएगा। इसी तरीके से अगला, अब इसमें आपका हो जाए कथन और विरोध में कि कथन सेकंड कथन की व्याख्या नहीं करता। और उसके बाद पहला कथन है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। यानी पहले जो दूसरा वाला कथन है मैंने बताया कि इसी के कारण ये सही है। ठीक है, आगे देखिए, तो मैं क्वेश्चन बार बार कहता हूँ कि मैं आपको जरूर काम किया करेगी। में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात? कोको यानी कहवा वगैरह, इसके उत्पादन में 2 ऐसे कौन से देशों का समूह है
जो ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसमें हमारे हिसाब से ये होगा पोर्ट आइवर और घाना। अल्जीरिया मोरक्को है, बोत्सवाना नामीबिया है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक है। ठीक है, इसी दोनों में से होगा होता ये खाता, क्योंकि खाना में भी कोको का उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है। हाँ, और आगे बढ़ते कौन था अभी अंग्रेजी वाला बोल रहे हैं। इसी तरह आप डाउनलोड करके तो पेपर को देखा करिए कि कौन से पेपर जो है हमारे लाइक तो नदी से संबंधित प्रश्न है, जो अफवाह तंत्र से संबंधित, तो भूगोल के प्रश्न में भरे पड़े हैं। मेरा है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से इधर की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? प्रश्न ही समझ पाए समझिए। अब आसन में है घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक। अब इसे पूछा है कि कौन सा अनुक्रम सही है, यानी प्रयागराज के बाद में निम्नलिखित नदियाँ किस क्रम में गंगा में मिलती चली जाती हैं? ठीक है, ये सही है। गोमती, गोमती कहाँ मिलती है? तक कोई बता सकता मिलती कहाँ है गंगा से? तो पढ़ाया गया रिवीजन, इसलिए रिवीजन लोग आते हुए क्वेश्चन भी नहीं रहता। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गंडक कोसी सही है, ये क्रम है, लेकिन इसलिए लगभग 3 ऑप्शन में गंडक कोसी दे दिया है, 2 ऑप्शन दे दिया। अब इसमें आपको देखना है कि पहले घाघरा मिलती है कि पहले गोमती मिलती है। ठीक है, इसी में आपको कंफ्यूजन जाएंगे। ठीक है, पहले आपको गोमती मिलती है, सही दिया आपका। अब इसी देखो अखबार बंद से ही प्रश्न है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जब पढ़िए तो इसी के साथ में झील भी देख लीजिए, नदी घाटी परियोजनाएँ भी देख लीजिए, और जो जलप्रपात वगैरह उसको विस्तार साथ में देख लीजिए। देखिए जलप्रपात से निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। अब देखो जलप्रपात दिया हुआ है और नदी दी हुई है, क्षेत्र दिया हुआ है। पहला जलप्रपात है धुआंधार, किस नदी के तट पे? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पे मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र आपको बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पे, ठीक है, बताने की जरूरत है, 5 बार तो पता ही नहीं होंगे, अब अभी भी बताने की जरूरत है। और दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, ये है छोटा नागपुर स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की चर्चा निकल जाएगी, ठीक है। और ये हुंडरू जलप्रपात जो है कई बार पूछा गया है, फिर ये पीसीएस में पूछा गया, 246 में दे गया, ये भी सही याद। और उसके बाद है गोमसेप्पा, ये भी जलप्रपात का नाम है, पश्चिमी घाट में और नेत्रवती नदी पे। ठीक है, इसको आपको थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसी नदी का जलप्रपात है, वो भी कौन लिख रहे हैं, गोमसेप्पा है। तो नेत्रवती नदी तो है पश्चिमी घाट के पास। ठीक है, तो अब ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो यह है उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि केवल एक नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन हमारा कट गया, यानी 2 हम पहले सही कर चुके हैं। तो केवल एक नहीं होगा, केवल 2 भी नहीं होगा, क्योंकि पहला भी सही है देख चुके हैं, तो आपका ऐसे कट गया। जो प्रश्न में आप एक ऑप्शन न जाने उसको ऐसे सॉल्व किया था, यानी ना तो केवल एक होगा ना तो केवल 2 होगा, क्योंकि तो हमको पता है ये दोनों सही सुमेलित हैं। अब तीसरा ऑप्शन है सभी 3, ये संभावित है। अगर ये सही हो जाएगा तो इसका मतलब सभी 3 सही सकते हैं, फिर कोई नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत है, कोई नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो हमको हम पहले ही मिला चुके हैं। तो इसका मतलब ये हमको ना आते हुए भी ये सही है, तो इसका मतलब सभी 3, ये ऑप्शन से साफ हो गया आपका। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि प्री करते करो तो आगे नहीं होता। ठीक है, तो आपने उनको बताते, तीसरा नहीं बताता, इससे भी पता है कि इतना कोई गहराई नहीं पड़ता है कि हाँ जब प्रभाव और आपकी नब्बे जमाने की आदत है। लेकिन 2 उसने इतना दिया है कि जो चर्चित है, हमें सही यहाँ पे पूछा है, 2 आपको पता है, ऑप्शन जो कोई जमाया केवल एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 केवल 2 भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी सुमेलित। और फिर एक ऑप्शन है कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो अब ये बचा तो इसका मतलब ये सही सुमेलित,
साल हो गया अपना आराम से हैं। कौन सा जन्म? तीसरा है सरस्वती नदी पे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका नहीं नहीं बनेगा। जब तीसरा हो जाएगा तो आपका नहीं बनेगा। चाहे दिखा रहा है, हो सकता है उसी की सहायक वाला नदी हो, क्योंकि यूपीएससी ऐसे रिलेटेड इशू को उठाता है। देखिए गोसेपा जब पास नहीं शरावती नदी से तो होता है उसकी सहायक नदी। अब अगर ये दोनों सुमेलित हैं तो फिर आपको नहीं बैठेगा सर, केवल दो है, केवल दो तो पहला कब हो जाएगा इसका मतलब वो आधार के पास नर्मदा नदी पे नहीं है, ये आज लिखवाने वाला हो गया। चलिए तो इसको एक बार चेक कीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। गोसेपा पास नहीं शरावती नदी पे सब आपको भी नहीं पढ़े, हाँ कहीं हम भी पढ़े थोड़ा उनको ही याद आ रहा है, इसको एक बार चेक कीजिएगा जरूर इसमें। या तो फिर ये वाला हो सकता है गलत हो, छोटा नागपुर पठार में ना हो, कहीं दूसरी जगह हो, क्योंकि थोड़ा सा ये पूर्व दिशा में है। ये भी हो सकता है कि 1 और 3 हो, या केवल 2, केवल 1 भी हो सकता है। अगर दोनों गलत हो गए तो केवल 1 भी हो सकता है। लेकिन एक बार को देख लीजिएगा तो उससे पता चलता है किस नदी के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, यानी अपक्षय वेदरिंग जिसको अंग्रेजी बोलते हैं। वेदरिंग का मतलब कि चट्टानें गीली पड़ जाएं, यानी उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो तैयार हो जाएं। दूसरा है क्योंकि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। अब ये संभव हो सकता है क्योंकि जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण होगा उन क्षेत्रों में बरसात के समय उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें सल्फर वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा जब होती है तो यही सारी गैसें तो अम्ल वर्षा वाले क्षेत्रों में होती हैं। तो ये संभावित है कि आपका वर्षा जल के वो हो जाएगी सही है। अब इसमें कारण तो नहीं है एक दूसरे का, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पूछा है। अब इसमें ऑप्शन पे आपको अब तीसरा कारण भी दिया है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। उपयुक्त प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न देखो किस प्रकार से बनाया है। पहले कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन मिला होता है, लेकिन बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं कि वर्षा जल होता है तो जितनी गैसें वायुमंडल में सामान्य रूप से भी वो भी वर्षा जल के साथ में आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तीसरा तो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत होगा जो इसमें पहला और दूसरा सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? उत्तरी समुद्र मतलब आर्कटिक महासागर तो बोलते हैं, उत्तरी सागर भी कहते हैं। अगर आप मैप मिलेंगे तो शीर्ष पे मान लीजिए मैप है तो यहाँ पे शीर्ष पे देखेंगे उत्तरी सागर। अब इन देशों में आप देख सकते हैं कि किस देश की सीमा जो है उत्तरी सागर से मिलती है। तो मुझे लगता है कि फिनलैंड की तो मिलती होगी, तो सबसे ऊपर है। नॉर्वे की मिलती होगी, रूस की तो मिलती ही है भाई, रूस तो बहुत बड़ी सीमा वाला देश है। जर्मनी की संभवता नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो हमने पूछा है कि उनमें से कितने देशों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, तो 3 ही होना मिलता है। आपने एक बार चेक करिए उधर प्रश्न है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुनिए? मध्य एशिया में वासदेश पर्वत वलित पर्वत के रूप में विद्यमान है, सही गलत है? वासदेश पर्वत कहाँ है? छोटे छोटे पर्वत, बड़े बड़े पर्वत सभी आपके लिए महत्वपूर्ण। दूसरा है केरो आल्पस, धर्मशोध पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ये सही। लेकिन यूरोप में आपका आल्पस पर्वत अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत, एक ऐसा पर्वत है वलित पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, ये भी वलित पर्वत। उत्तरी अमेरिका में जो अपलेशियन है वलित पर्वत नहीं जाना है। लेकिन तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। लेकिन बोल के प्रश्न किसी प्रकृति के बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़िए। अंग्रेजी वाले सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं, तो बार अंग्रेजी की बात चलिए।
सार्वधिक आए। लेकिन इसी की तरह ध्यान रखिए, यहाँ पे हाई भी लिखी है, हाई भी लिखी है, यानी वो ये नहीं बताएगी कि इसमें होता है एक आपन सही हो तो हाई शब्द हो जाएगा और एक से अधिक आपन होते तो हाई हो जाएंगे, यानी एक वचन बहुवचन का भी ध्यान रखती है। ठीक है, तो कितना सटीक है। अब लिखा है यहाँ पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है। अगर पवन की वेग अधिक है तो कॉर्योलिस बल की तेज गति से काम करेगा। यहाँ ध्रुवों पर सर्वाधिक है तथा भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता, ये पूर्णतः गलत है। लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पे ही होगा। तो अगर कॉर्योलिस बल पढ़े तो अपना सर्वपक्ष में आराम से कर ले जाएंगे, उसमें एक आसन सही हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मरिए। लेकिन विमान पत्रों पर विचार कीजिए, जो प्रश्न चर्चा में रहते हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा है लेकिन विमान पत्रों पर विचार किया, हाल ही में इनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना में किया गया है। ग्रीनफील्ड परियोजना किसे कहते हैं? ग्रीनफील्ड परियोजना, लेकिन सबको की समझ आपके अगर बेहतर है तो आप समझ जाएंगे तो अपने बारे में पढ़ लेंगे। अगर शब्दों की समझ आपकी सही नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे किसी चीज़ को। ग्रीनफील्ड परियोजना उसे कहा जाता है जो नए सिरे से स्थापित हो, यानी जैसे मान लीजिए बस्ती में भी एयरपोर्ट बनाना है तो नए सिरे से जमीन का अधिग्रहण किया जाए और नए सिरे से वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया जाए, तो उसको हम लोग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई एयरपोर्ट डालने के लिए जैसे लखनऊ में है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम से और उसी एयरपोर्ट के एक टर्मिनल और बना दी, तो वो ग्रीनफील्ड परियोजना नहीं रहेगी। समझिए, वो ग्रीनफील्ड का मतलब कि नए सिरे से पूरा स्थापित किया जाएगा। समझिए, अब पूछा है कि उपयुक्त में से इसका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, ठीक है, 2022 में इसका उद्घाटन आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों के लिए पर्यटन के रूप में विश्वविख्यात है। कुशीनगर गए भी होंगे का लोग गए नहीं है, ठीक है, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। आपको याद है ना, उम्मीद तो पढ़ेंगे तो याद होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। दूसरा आपको दिया धोनी पोलो विमानपत्तन, इसका नाम हम खुद नहीं सुने, देखिएगा कहाँ है, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, क्योंकि आंध्र प्रदेश नया राज्य बना है, नया राज्य नहीं, तेलंगाना उससे कट गया, हैदराबाद जो राजधानी उसकी है तेलंगाना में आ गई, तो अब आंध्र प्रदेश से संबंधित राजधानी नगर और उसके एयरपोर्ट और सारी चीज़ें भी कई स्थानों पर बनाई गई, क्योंकि विजयवाड़ा जो पुराना शहर है, ठीक है, तो संभावना इस बात की हो सकती है कि वहाँ पर पहले से एयरपोर्ट रहा हो, क्योंकि यहाँ पूछा है नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना, ठीक है, तो हमें यहाँ तक लगा है कि ये गलत ही होगा, ये वाला ये तो कंफर्म है कि सही है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है कहाँ पे स्थित है, इसको देखना पड़ेगा, तो उत्तर भारत में स्थित है, कहाँ पे यहाँ पर ठीक है। तो इसको आप साल कीजिए, देखिए कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस के प्रश्न बन रहे हैं। 15वां नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? 21 जून को क्यों पूछा? 21 जून को भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने योगा दिवस के रूप में, विश्व योगा दिवस के रूप में हो गया, तो 21 जून आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन भूगोल से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि भूगोल से जुड़ा हुआ है। 21 जून आई जाए थी आगे क्वेश्चन के मामले तो वो होगा ही। 21 जून को कौन सी ऋतु होगी भारत में? हाँ, लगभग ग्रीष्म जो है लास्ट होता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत होने वाली होती है। अब आप देखिए, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त तो इसी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता और 12 घंटे से अधिक तक सूर्य का तापमान बढ़ ही नहीं सकता है। मकर रेखा पे अगर ज़्यादा तापमान पड़ता तो उत्तर भारत में ठंडी की ऋतु होती, ये भी कट जाएगा। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भी पड़ेगा ना, सबसे अधिक तापमान, क्योंकि
तर्क रेखा पे भारत अवस्थित है और 21 जून को सबसे लंबा दिन भी होगा और सबसे छोटी रात होगी। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया था उस दिन आपको पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण जो सूर्य के सापेक्ष घूमता है साल में, यानी 365 दिन में जो सूर्य का एक चक्कर लगाता है, तो उसकी गति को आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी में इतना बेहतर ढंग से समझाया गया है। होता है पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर ऐसा है 3 पन्ने में बता दिया गया है। वो आप देखें आपका आराम से बिना देखे सही हो। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ के तो आप सारे प्रश्नों को साफ कर पाएंगे। पुराने पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ज्ञान होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? जल वाष्प पर देखो, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। हम लोग इसको ध्यान रखिएगा, जल वाष्प को गैस किस में शामिल किया था? वायुमंडल में आपके एक अंग है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये देखिए कि अरे जल वाष्प यहाँ एक गैस है, वो आपका इस तरह बनाया कि लोग जल कहाँ गैस हो जाएगा, लेकिन पहले काटेंगे कि अरे नहीं हो ही नहीं सकता है जो जल गैस। तो जल एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। दूसरा लोगों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। क्या सही होगा? पहला से दूसरा एक लोग हैं कहीं नहीं। विश्व का भूगोल आप लोग पढ़े हैं ना, जलवायु वगैरह का पढ़ाया गया वायुमंडल वगैरह में क्या आया होगा चर्चा से कंपोनेंट है आपके एटमॉस्फेयर की गैसों के जो। ठीक है, तो सही है, आपको सही है। अगला है, तो भूगोल खत्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए ये इसने कुछ कैरेक्टर डिजाइन किया है कि किसी स्थान के बारे में कुछ जो है पहचान देने का प्रयास किया कि ऐसा 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 हो सकता है, उसको आप पहचानिए। और इसको पढ़िए आप। विकास निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि। पीठभूमि अगर हिंदी में सुनना रही होगी, एक दो जो इसका और 3 नंबर का 16 नंबर का प्रश्न है। पीठभूमि को क्या कहते हैं? कहाँ गया? 16 नंबर के। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। यहाँ पे पीटलैंड यानी इंग्लिश का ही शब्द है, अब आइए और पहचान को देखिए जिसमें वो क्या है। हाँ, एक उष्णकटिबंधीय पीठभूमि जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है। यानी जो जीवाश्म ईंधन यानी जो डीजल पेट्रोल का हम प्रयोग करते हैं, उसमें जो गैसें हानिकारक निकलती हैं, ठीक है, उसको ये ऑब्जर्व करता है, धारण करता है, और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी जिसका अगर विनाश कर देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को दोषित करता है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इकोडी बेसिन, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, बहुत आसानी, इतना सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो जितने भी देश दिए हैं सबके विषुवत रेखा के आसपास के बेसिन है, और सब नदियों के बेसिन है। ठीक है, आप जान लीजिए अमेजन बेसिन जो है ये इसको कहा जाता है कि प्रश्न कि विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा इसलिए कहा जाता है, फेफड़े का काम क्या होता है? जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, शुद्ध हवा को परिवहन करता है, वो खराब हवा को वापस लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सारी जो भी गैसें होती है, ठीक है, उसको वापस लाता है। तो इस तरह शरीर में फेफड़े का काम होता है वायु शुद्धिकरण का, और हमें अशुद्ध वायु पहुँचाना और अशुद्ध वायु को पास बुला लेना। उसी प्रकार से जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, उसके तहत से जो भी जहरीली गैसें निकलती हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करता है। ये पूछा क्यों गया है? क्योंकि अमेजन बेसिन के जंगलों में विगत साल 2 सालों में इतनी आग लगी है, इतनी आग लगी है, ये आग इस तरीके नहीं लगी है। इस आग को बुझाने के लिए बड़े बड़े देशों ने जो है अपनी एयरफोर्स और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किया है ताकि इसको कंट्रोल किया गया है।
वनाग्नि जिसको बोलते हैं, बराबर समाचार पत्रों में रहा कि अमेजन ये भी अनुमान लगा कि अगर इस जंगल में जो है का विनाश अगर 5% भी हो गया तो धरती के तापमान में 5% की वृद्धि हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। रवि इस देश को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन देश को। इसमें जो विश्व की जैव विविधता है, जीव जंतुओं के रहने का स्थान है, देखिए बहुत सारे ऐसे स्थानीय जीव जंतु हैं जो केवल अमेजन बेसिन में ही पाए जाते हैं। वहाँ पे इतने सघन वन हैं, इतने जहरीले जंतु हैं, आदमी तो वास कर ही नहीं सकता है इसमें। इतने जहरीले सांप हैं कि देख लेंगे तो आप नहीं पड़ जाएंगे, काटने को छोड़ ही दीजिए, दूर देख सकते तो आप निकट जाएंगे। तो वहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं, केवल शोध अनुसंधान के लिए लोगों का आवागमन होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बेसिन है दक्षिण अमेरिका में, तो ये आपका अमेजन बेसिन होगा। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, कोई तापांतर जो बताएंगे। तो तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। वर्ष भर वर्षा होता है, वर्ष भर वर्षा होता है, सालों साल यहाँ वर्षा होती रहती है। अब ये किसी एक स्थान के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्थान ऐसा हो सकता है। अब फिर यहाँ वर्षा में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कौन सा प्रदेश हो सकता है? कितनी बार बताए हैं समतापीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? यानी तापमान वार्षिक स्तर पे है और दैनिक स्तर पे है, उसमें अंतर सबसे ज्यादा कम कहाँ पाया जाएगा? तापमान का वार्षिक यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक स्तर पे तापमान और दैनिक सीमा तापमान निम्न है यानी कम है। यानी अगर दिन का तापमान 50 डिग्री और 40 डिग्री है तो रात का भी 35-30 रहेगा, यानी उसके बीच का सीमा है दैनिक स्तर पे भी और वार्षिक स्तर पे भी। वार्षिक स्तर पे भी औसतन तापमान होगा मान लीजिए 30 डिग्री होगा, तो दैनिक स्तर पे तापमान अधिकतम आपका 40 होगा और न्यूनतम आपका 20-22 होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति कहाँ पर पाएगी? विश्वोत्तरीय प्रदेशों में पाई जाती है। मरुस्थल की ठीक विपरीत, मरुस्थल में से ठीक विपरीत स्थिति पाई जाती है, जहाँ पे दैनिक और वार्षिक तापमान जो होता है या ताप की जो सीमा होती है वो सब यहाँ के सब प्रयोग किया है। दैनिक सीमा और वार्षिक सीमा, और आप पढ़ते क्या है? तापांतर, इतना सरल का प्रयोग यहाँ से सीमाओं का योग किया। ठीक है, तो ये जो मैं कहा हूँ विश्वोत्तरीय प्रदेश, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होता है। मैंने बताया था कि संवहनीय जो वर्षा होती है उससे विश्वोत्तरीय प्रदेशों में पर्याप्त वर्षा होती रहती है। दिन के 2 बजे के बाद में कभी भी वर्षा हो जाएगी, क्योंकि तापमान सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा, हवाएं हल्की होंगी, आर्द्रता से भरी रहेंगी, ऊपर उठेंगी, बादल बनेंगे, फटाक से वर्षा हो जाएगी। कुछ क्षणों में भी लेकिन ठीक ठाक वर्षा हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि तटीय प्रदेशों में, मुंबई शहर भारत का सबसे सटीक उदाहरण, मुंबई में क्या हो जाएगा? धूप खिला रहेगा, 5 मिनट में बादल बनेंगे, लेकिन ये घटनाएं 2 बजे के बाद भी होगी। बादल बनेंगे, तुरंत बरसात हो जाएगी, फटाक से तुरंत निकल भी जाएगा मौसम जो, क्योंकि इतनी ज़्यादा आर्द्रता नहीं होती कि वो 2-4 दिन के मौसम को खराब करने की क्षमता रखे लोग। ठीक है, तो उसमें लिखा है वर्षा में भिन्नता, यानी वर्षा जो होती है कहीं 50% भी हो सकती है, कहीं पे 250 सेंटीमीटर, रेंज बहुत बड़ा निर्धारित है उसमें कि इसी के बीच में वर्षा भी यहाँ होगी। आप सब ये विश्वोत्तरीय प्रदेश, चीन प्रकार की जलवायु, लेकिन जलवायु में दुनिया में 7-8 तरीके की पाई जाती है। कई देशों के नाम पे दिया गया है। चीन में जलवायु, इसका नाम आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु, यानी समुद्र के पश्चिमी तटों के पास ऐसी जलवायु हो सकती है। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो सकती है, चीन प्रकार की जलवायु हो सकती है, लेकिन ये सारे आपको आधे अधूरे, ठीक है। इसमें विश्वोत्तरीय जलवायु ज़्यादा सटीक आपको हमें लगता है, ठीक है, तो हो जाएगा इसी तरीके से। कितने प्रश्न हो गए? भूगोल चल रहा है, 16 हो गए। 16 प्रश्न करने का मतलब ये हो गया या बहुत आगे निकल जाएंगे। देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन्वायरमेंट, साइंस टेक और आर्थिक समीक्षा, ये 3 यूपीएससी के बगैर फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इन्वायरमेंट के जो कोर सेक्शन है उसे समझ लो। PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। ऊपर देखो
नई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरिक केमिकल और पॉलीफ्लोरिक जैविक पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पानी आप लोग पीते हैं बोतल वाला, उसमें खाद और खाद की पैकेजिंग सामग्रियों में प्रयोग किया है कि ये पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, यानी ये आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं प्लास्टिक वगैरह है, लेकिन जल्दी आपकी पर्यावरण की जो श्रृंखला है खाद्य श्रृंखला है उससे बाहर जल्दी नहीं जा पाते हैं। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। जैव संचय का मतलब जैव आवर्धन जिसको बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, यानी कोई चीज़ अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें जो तमाम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके खाना पानी खाते हैं तो क्या होता है कि वो रसायन धीरे धीरे हमारे शरीर में संचित होते चले जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा नहीं करके आप संचित हो जाएंगे, वो धीरे धीरे संचित होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि उसके कारण बहुत सारी व्याधियाँ हम लोग को होने लगेंगी। इसका एक सटीक उदाहरण केरल में है, वहाँ पे अंगूर वगैरह की खेती के लिए और कागज वगैरह की खेती के लिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला केरल में क्या है कासरगोड जिला, ठीक है। वहाँ पे इस सब खेती के लिए किसान क्या करते थे, एंडोसल्फान का यूज करते थे। एंडोसल्फान एक तरह का कीटनाशक है, उसका खूब प्रयोग की व्यापक स्तर में प्रयोग किया गया, ठीक है। सरकार उसी चीज़ का प्रयोग बढ़ावा देने तो सब्सिडी दे दी थी, ठीक है। प्रयोग किया गया 10-15 सालों में प्रयोग किया गया, धीरे धीरे वहाँ पे इसके लक्षण दिखने शुरू हुए। लक्षण इसके किस रूप में, त्वचा कैंसर, विकलांगता, बांझपन और कैंसर के समझो कि पूरा वो हो गया। तो सरकार बोला कि इतने कैंसर इतने सारी बीमारियाँ इसी क्षेत्र में क्यों होती है, खास प्रदेश में कोई खास क्षेत्र जो है किसी बीमारी या विशेष बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसको सरकार भी अपने स्तर से अनुसंधान करवाती है कि भाई समस्या क्या है, केवल यही लोग मर रहे हैं और बाकी लोग नहीं मर रहे हैं, या यहाँ पे इतना कैंसर क्यों हो रहा है लोगों को। जान में पता चला कि सबके शरीर में जैव आवर्धन के द्वारा कैंसर कारक तत्व जो है धीरे धीरे संचित हो गए और उसके बाद में लोग कैंसर से पीड़ित होने लगे। बच्चों पता लगे, नवजात बच्चे मर जा रहे हैं, बहुत अप्रत्याशित घटनाएं होने लगी, तो वो जैव आवर्धन हुई। अभी कहा है PFAS लगातार संपर्क के जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है, तो ये भी सही है। पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते, अगर निम्नीकृत होते इसका मतलब ये है कि ये पर्यावरण के हितैषी। जैसे लोग चाय पीते हैं तो एक होता है प्लास्टिक का गिलास, वो उछलता नहीं, जैव निम्नीकृत तो प्लास्टिक होता है, सादा सा होता है, पहले पानी में पीने के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है डिस्पोजल का गिलास, जो सड़ जाता है, कागज का से होता है और उसमें पन्नी के लिए बहुत पतली लेवल निम्नीकृत हो जाती है, ठीक है। तो आप दोनों में तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो एक बायोडिग्रेडेबल है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी आपके पर्यावरण में आसानी से वो चक्रित नहीं होता है, वो बना रह जाएगा। वो गिलास में पन्नी का दबा देखिए 10 साल बाद को देखिए तभी उसी अवस्था होने लगी। और कागज क्या है, कागज को आज लीजिए 5 दिन 10 दिन में इसी जगह पड़ा रहेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, सब सूख जाएगा, तो जो वो निम्नीकृत हो जाता है। दूसरा सभी हमको सही ही लग रहा है। तो पहला कि जो आप लोग पैकेजिंग सामग्री प्रयोग करते हैं, पेय पदार्थ हों या खाने पीने की चीज़ें हों, जितने भी पेय पदार्थ खाते हैं वो ऐसे पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं सामान्य तौर पर, उन सब में खराब ना होने वाली प्रिजर्व प्रयोग किए जाते हैं। तो दूध है, दही है, तमाम मिठाइयाँ हैं, जो भी पैकेजिंग में आती है, ठीक है। पैकेजिंग अपनी पन्नी में कोई सामान भर के रख दीजिए, खाने वाली सामग्री तो मतलब खराब हो जाएगी, बदबू आने लगेगी उसमें बहुत सारे कीटाणु जीवाणु पैदा हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए उसमें कुछ रसायन या प्रिजर्व उसको बोला जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रिजर्व होते हैं नुकसानदायक भी होते हैं, कुछ ऐसे प्रिजर्व भी होते हैं जो नुकसान नहीं करेंगे लेकिन फायदा भी नहीं करेंगे। तो सरकार को उन्हीं को अनुमति देती है कि नुकसान ना करें, लेकिन दीर्घकाल तक अगर उनका प्रयोग करेंगे तो नुकसानदायक हो ही जाते हैं। तो इसमें आपका 3 ऑप्शन सही होगा। हम लोग भूगोल के प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, भूगोल के लगभग हो ही गए हैं। इधर भी एक प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी, इसको 8 ग्राम कहा जाता है। सोयाबीन
तो दो का नाम सुने होंगे, तीसरे का नाम शायद ना सुने होंगे। तीनों सुने हैं? हाँ, उपयुक्त में से कितने मटर फूल फैमिली के पौधे हैं? ठीक है, उपयुक्त पौधे हैं केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। मटर फूल के पौधों का मतलब क्या हो गया? जिसमें दो फलियां पाई जाए, आधे आधे से उसमें अलग हो सके। तो मटर क्या है? मटर का फूल ऐसा है कि उसमें अगर आप देखें तैयार होगा तो दो पार्ट उसमें होते हैं, आधे इधर आधे इधर दो। तो उस फूल में सोयाबीन का देखिए दूध में होते हैं, मूंगफली में भी दो फलियां होती हैं, और एक कोल्थी है हाथ में, और देखिएगा कि क्या काम भी नहीं जाता। ठीक है, तो अब अगर ये कितने होगा तो तीन हो जाएगा, और तीन नहीं होगा तो दो होगा या एक होगा। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीतक जंतु की श्रेणी में रखा गया। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स एक तरह का पक्षी है, ठीक है। इसको कहा गया कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये बहुत बड़ा कानून है। भारत में जितने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काम होते हैं तो दो कानून के अधीन अत्यधिक होते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 72 में बना है, 86 में बना है। इसी के अधीन जितने आपके राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, तमाम जीव जंतुओं के संरक्षण, बाघ परियोजना, टाइगर परियोजना, हाथी परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, सब जो है इसी के अंतर्गत शुरुआत किए गए भारत में 70 के दशक के बाद में। तो कार्य इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को एक बार और पूछा गया, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, 1972 के अधीन पीड़ित जंतु की श्रेणी में शामिल किया गया, यानी ये क्या है, उससे प्रभावित होने वाले जंतु की श्रेणी में इसको सम्मिलित किया गया है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, उपयुक्त तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब अगर आप सभी के पास मोबाइल अगर आप नेट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि साल या 12 महीने के अंदर अंदर ये जंतु किसी न किसी कारण से पूरी दुनिया में चर्चा में रहा होगा, तभी यहाँ पे कथन आपको दिखा। कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी जो सतह पे जो मानव को प्रभावित कर सकता है, अगर वो चर्चा में किसी भी रूप में है तो वो सामान्य एनवायरमेंट के अपने आप को दिखेंगे ही नहीं। जहाँ से आप पढ़ के खत्म कर देंगे उसके बाद से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो वो देखो प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया, इसको आप जाके घर पे थोड़ा देखिएगा कि क्या इसमें सही निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। उपयुक्त होंगे कितने प्रकार परजीवात्म जातियां पैरासिटाइल स्पीसीज, ठीक है। देखो हाई एनवायरमेंट के ऊपर देखो जना गहराई से पूछ लिया है कि आप आगे तो नाम ही नहीं सुने होंगे इस बारे में। इसमें कौन कौन से जो है कैराबिन, बीटल्स, कांकर, मक्खियाँ, दीमक, बर्र, वास्प, बर्र जानते हैं अड्डे को बर्र कहते हैं जो हम लोग। हाँ, ठीक है। यूपीएससी जो कोर नाम होता है, ओरिजिनल नाम होता है, वही प्रयोग हमेशा करता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई की कुछ चीज़ों का नाम जो है ओरिजिनल ध्यान रखा कीजिए तो चर्चा में, ठीक है। हाँ, अपने यहाँ कहते हैं मक्खी टाइप का जो पीले पीले होते हैं उसको बर्र कहा जाता है। दीमक आप लोग जानते हैं, मक्खियाँ आप लोग जानते हैं, कांतार, सेंटीपीड्स और कैराबिन, बीटल्स, ठीक है। इनको के बारे में आपको देखना है कि क्या है ये। उसके बाद इसने पूछा है कि परजीवात्म जातियां पैरासिटाइल स्पीसीज है, यानी जो दूसरे पे आश्रित है, ठीक है। तो इसको आप जाके घर पे एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी देखो भूगोल समाप्त हुआ नहीं है लग रहा है, अभी अगर आपका समाप्त हो गया यानी लगभग 20% जो है आपको केवल भूगोल से बीच में एनवायरमेंट, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल अभी नहीं दिखा है, भारत का भूगोल नहीं दिखा विशेष करके। अगर आप आगे बढ़े तो दिख जाएगा। देखो यहाँ के सारे प्रश्न आपको करंट बेस्ड दिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के जैसे में से विश्व शौचालय संगठन, ठीक है। शौचालय संगठन के बारे में क्यों पूछ रहा है? क्योंकि विगत में अगर 2-4 वर्षों में आप देखेंगे तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है हमारे समाज में। शौचालय जो हमारी परंपरागत पद्धति थी उसको बदलने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। हम आप कितना पढ़ लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय का अभियान किस योजना के तहत संचालित है? स्वच्छ भारत अभियान के तहत संचालित है। कौन सा मंत्रालय इसको संचालित करता है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पूछा है कि विश्व शौचालय संगठन, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है कि नहीं। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्यवाही हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कार्य इस संगठन की पहल है। तीसरा है इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। एक बार पढ़ने में समझ नहीं आएगा कि लिखा क्या है, करना क्या जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक नहीं है, शब्दों की पकड़ कमजोर है, ठीक है, तो कमजोर की हाथ से निकल जाएगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अगर ये पीडीएफ या तमाम उससे खोलिए कि इसका क्या है कि काम कर ले जाएंगे। अब इसको देने का दिखाने का हमारा जो मूल मकसद है वो ये कि हम लोगों को इन चीज़ों से समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी पढ़ाई जो है किस दिशा में होगी, तब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ये सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं सब एनसीईआरटी के शब्द हैं, अन्य किताबों में मिलेंगे नहीं। ठीक है, यूपीएससी क्या करती है कि जो बुनियादी शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं, जो आम तौर पर बोलचाल की भाषा में कम प्रयोग किए जाते हैं। बोलचाल की भाषा में हम लोग वरीयता किस चीज़ को देते हैं? स्थानीय शब्दावलियाँ। ठीक है, स्थानीय शब्दावलियों को ज़्यादा वरीयता है। पूछता क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो शब्द जो है मानक के रूप में पर्व का प्रयोग में हम करते हैं, कहते हैं हवा क्षेत्र, माछी काटनीस, ऐसे सब ये सब लोकल लैंग्वेज है ना, अवधि है, भोजपुरी इंग्लिश है, साधारण समाज प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पूछेगा आपसे तो वो मानक शब्दों का ही प्रयोग करेगा, जो साइंस शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मानक शब्द आपके जब वो क्लियर होंगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब देखो किस चीज़ को, जो चीज़ें संकट पैदा करने वाली हैं या संकट पैदा कर चुकी हैं या भविष्य में कर सकती है, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपको दिखेंगे। और संकट के 3 क्षेत्रों में मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, साइंस टेक के क्षेत्र में और अर्थ के क्षेत्र में, यानी किसी भी देश प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली चीज़ें होंगी, तो वो आपकी बनेंगी। ठीक है, देखो प्रश्नों के साथ देख लें। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, क्योंकि अनेक च्युइंगम गमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। क्योंकि अब च्युइंगम जो लोग खाते हैं उनको जानना चाहिए इसमें क्या होता है। बहुत बड़ी सी बात है कि इतना अगर उसमें हो तो कुछ न कुछ ऐसी हानिकारक चीज़ें तो अवश्य होंगी। ठीक है, इसलिए इस पर विचार किया गया कि भाई ये सही है कि गलत है। अब हम लोग विचार कीजिए, देश अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाने वाला जंतु, प्राकृतिक आवास का मतलब कि जहाँ से वो जिस तापमान में, जिस वायुमंडलीय दशा में वो जानवर रहता है। ठीक है, प्राकृतिक आवास का मतलब है कोई चिड़ियाघर में लाके बाघ पाल दे तो ये थोड़े माना जाएगा कि हाँ चिड़ियाघर बाघ के प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक आवास में वो कृत्रिम आवास है। ठीक है, तो वो एक्स सीटों के उदाहरण, एक्स सीटों का मतलब कि उनके प्राकृतिक आवास से इतर उनको सुरक्षित किया जाएगा। तो चिड़ियाघर उसी का उदाहरण है, केवल पट भी बनता है। इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू का मतलब कि जहाँ भी वो जंतु है वहीं पर उसको सुरक्षित कर दिया जाए। जैसे और या तो फिर उसको कृत्रिम स्थान पर लेके चला जाए। कृत्रिम स्थान पर लाने 2 कारण हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक आवास में संकट में हो और या तो फिर संकट दूसरे को उत्पन्न कर रहा हो। जैसे बहराइच के आसपास के जनपदों में भी भेड़िया बहुत ज़्यादा उत्पाद मचाया, कई बच्चों को, कई महिलाओं को ठीक खा गया, पकड़ के काट लिया, आधा ज़्यादा पूछ लिया। लेकिन अब क्या है, वो है तो प्राकृतिक अपने आवास में पाया जाने वाला जिंदगी में आ गया कहाँ पे, मानव की आबादी में। मानव की आबादी में उसको गोली मार निकाल देते हैं, कितने लोग काट ले जाते हैं, उसको पकड़ के उद्यानों में रख दिया गया। लोग भी देखें कि क्या है, उससे पर्यटन को क्या भी मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर रहेगा, अपना किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। तो कुछ को गोरखपुर की चिड़ियाघर में, उसको लखनऊ की चिड़ियाघर में पहुँचा दिया गया कि आओ ये देखो। जिसको भी भेड़िया देखना है वो लोग जा सकते हैं। गोरखपुर, लखनऊ आसपास के में होगा तो आप लोग जरूर जाइए। ठीक है, हाँ। अब इसमें ब्राजील में इंडोनेशिया, मेडागास्कर,
दोनों को इसे दिखाया था कि साइंस के लिए आपको जो मैगजीन आती है तो कोचिंग वाली मैगजीन में नहीं बनती, कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मौलिक मैगजीन आती है जैसे विज्ञान दर्पण इस प्रकार की जो मैगजीन आती है साइंस चीज़ों को क्लियर करती है, भूगोल दर्पण करके आता है। लेकिन इन सबको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। चैनल वगैरह भी आपको कभी कभी डिस्कवरी वगैरह जो है देखना चाहिए, तो उनसे आपके बनते हैं जो सीधे डिस्कवरी चैनल जो आता है टेलीविजन पे, उसका टेलीविजन के मोबाइल में भी आएगा, ये तो हर चीज़ मोबाइल में आपके स्मार्टफोन में उपलब्ध है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करना चाहिए। देखो शेर के बारे में दिया जाए, शेर के बारे में हमेशा चर्चा रहती है तमाम सारे कारणों के आधार पर, लेकिन देखो उसके बारे में कितनी चीज़ें आप जानते हैं। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, ठीक है, प्रत्येक जीव जंतु की अपनी प्रजनन काल होता निर्धारित होता है, ठीक है। तो अभी ने दिया है कि प्रजनन ऋतु होती है कि नहीं, कितना कि बिल्कुल शोध हो किया होगा तो 40% का उत्तर दे पाए। दूसरा है अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं, ये भी बिल्ली उनके ही सब है ना, तो अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों में, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों जैसे जगुआर हो गया, चीता हो गया, फुलदार हो गया, ठीक है, तेंदुआ हो गया, जैसे उसी कुल के है ना। गाय जो चीता होता है वो दहाड़ता नहीं, ठीक है, बाकी ये तो आपको बताएंगे दहाड़ता है कि नहीं। अगला है नर सिंह से भिन्न, जो नर सिंह यानी मेल शेर होता है से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह के द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते, ठीक है। तो इतनी डिटेल बातें, जैसे बातें आपको जानते हैं कई सारी पत्रिकाओं में मिलेंगी, बाकी कहीं नहीं मिलेंगी, कोई कोचिंग वाला नहीं कह सकता कि हम ये बनाने के बाद है। कोचिंग वाली का कोचिंग वाले आपका बेस क्यों तैयार करते हैं, ठीक है। ये भी कहें कि भाई कुछ प्रश्न ऐसे रखेंगे आपके 100 प्रश्न में से कि जो किसी को नहीं आता, जो बनाया है उसको भी दे दिया जाए तो सॉल्व नहीं कर पाया जाता है। ऊपर इसलिए डाले जाते हैं कि आपके अगर तुक्के से सही हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, अगर नहीं सही हो तब तो आपको मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। मेरिट में हमेशा सरल प्रश्न प्रभाव डालते हैं, अगर किसी के सरल प्रश्न गलत हो रहे हैं तो इसलिए प्रश्न आप देखेंगे या जितना नहीं जानते भाई गलत छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट लाना 50% है, उसी में आप कैरियर में आ जाएंगे, उसी में आपका करियर आराम से हो जाएगा, तो आपको यहाँ टाटा तो बनना नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर आपको देखें तो बिल्कुल लिखिए, उसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। एक ऑप्शन के एक कथन के बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम समझने की जरूरत नहीं है। एक बार छूटेगा किसी मार के ही चलेंगे तो माइनस मार्किंग होता है, अगर आपने इसको जबरदस्ती नहीं किया तो दूसरे प्रश्नों में उसका असर पड़ जाएगा, तो ऐसे प्रश्न छोड़ने योग्य होते हैं, ठीक है। आगे एक और देख लें। देखो देखो ये सब करंट अफेयर के प्रश्न जो सब देखेंगे आप, कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है, अभी तक नहीं प्रयोग में आया होगा 100 मिलियन किसान। दूसरा है कौन से के साथ अधियोगी संबंध है, फिर इसके साथ साथ वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित करता है, अंजीर, महुआ, चंदन, सेमन, ठीक है। इसमें कौन सा ऐसा कीट पाया जाता है कि जो कीट से वो पेड़ प्रभावित होता है, उससे परागण प्राप्त करता है। और वो देखिए व्यवहारिक योग के प्रश्न है, जो किस किताब में मिलेंगे सारे प्रश्न, सब देखिए इन्वायरमेंट के प्रश्न आपको देख जाएंगे, या नेट शून्य कार्बन सब शब्दावलियाँ हैं। नेटवर्क पर विचार कीजिए तो विज्ञान के प्रश्न है, इसके प्रश्न है साइंस टेक के प्रश्न, विज्ञान के नहीं, साइंस विज्ञान एवं तकनीकी के प्रश्न दिया है कि विभिन्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टेज यूनिट, ठीक। अब इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। वितरित ऊर्जा संसाधन इसका वितरण किया जा सकता है, ऐसे कौन से ऊर्जा संसाधन हैं। इसको आप अंग्रेजी में देखना चाहेंगे, अंग्रेजी में भी थोड़ा सा देख लीजिए कि अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होता है। किस नंबर का प्रश्न था? 27। तो 27 नंबर के प्रश्न में आप इसको देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज यानी वितरित ऊर्जा संसाधन। तो इसमें आपको देखना है कि कौन से ऐसे ऊर्जा संसाधन है जो वितरित किए जा सकते हैं। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर,
ईंधन, सेल, रूफटॉप, सौर प्रकाशीय वोल्टी यूनिट। इसमें देखना पड़ेगा, विज्ञान जिनका लिखा है तो वही बता पाएंगे कि इसमें कौन से सभी सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इधर है विचार कीजिए, काजू, पपीता, रक्तचंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? देशीय वृक्ष का मतलब ये है कि केवल भारत में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं पाए ही नहीं जाते। रक्तचंदन, पपीता, काजू, ठीक है। तो ऐसे देखिए कि कौन से केवल भारत में पाए जाते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। मतलब पैदा होते हैं तो भारतीय मूल के पौधे करने का मतलब यही हो रहा है, ठीक है। और ये सब अगर आप पढ़ने पढ़ेंगे विज्ञान में तभी आप इनका सपनों को सॉल्व कर पाएंगे। इन्वायरमेंट भी खत्म ही हो गया। चलिए, ये पूरा कराने का एकमात्र हमारा उद्देश्य था कि हम लोग जो बुनियादी बातें हैं इस प्रकार के आप कह सकते हैं कि नेचर ऑफ एग्जाम क्या है उसको आप पहली बातें समझें, ठीक है। उसी की इर्द गिर्द आप अपनी तैयारी को आगे दिशा दें। तो फिर संकट ये होगा कि आप फल भोग लेंगे, क्वेश्चन एक नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है संकट, कई लोग का फल भोग लेते हैं एग्जाम एक को भी नहीं करता। ये तो अब आइए हम लोग अपने मूल उस पर आते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। सेम है ना, कल अगर देखा जाएगा मिल जाएगा। चलो ठीक है, कहाँ गए? जरूर आप लोग जो पुराने प्रश्न हैं जो उसको सॉल्व करते रहते ही। हम लोग क्या देख रहे थे? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कितनी नदियां हो गई थी? 4 हो गई थी। क्लास कौन से लिख रहे थे? कावेरी नदी। इसमें कावेरी हम लोग देख लिए थे, देख चुके। क्या लिखे बात? लास्ट में वही जो विभाजन है कितना नदी का 4%, 40%। आगे और इसमें ये लिख लिए थे कावेरी नदी जल प्राप्त आगे बात बताओ। आपने पूछा जाए लास्ट बात क्या आपको ये है कि हम पागल हो जाएंगे, पूरा वाक्य बोलो क्या बोला है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। आगे ठीक ठीक समझ गए। देखो कावेरी नदी, कावेरी नदी द्रोणिका, कावेरी नदी द्रोणिका 41% भाग, द्रोणिका उनके वहाँ समझाए थे, लिखा है कावेरी नदी द्रोणिका 41% भाग कर्नाटक तथा 56% भाग तमिलनाडु, 3% भाग केरल में विद्यमान है, केरल में विद्यमान है, 56% तमिलनाडु में तथा 3% भाग केरल में विद्यमान है। इसकी सहायक नदियों में, इसकी सहायक नदियों में दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां, इसकी सहायक नदियों में दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां, सब सहायक नदियों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। लक्ष्मण तीर्थ सहायक नदी का नाम, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, और ले जाएंगे लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, सुवर्णावती, भवानी, सुवर्णावती, भवानी,
अमरावती शहर दूसरा है, नदी दूसरी। अमरावती ये जो भवानी नदी है तमिलनाडु में समझिए दूसरी सबसे बड़ी नदी है कावेरी के बाद में, यानी प्रमुख नदियों में शामिल। ये सब सारी नदियाँ क्या होती, कावेरी के दाहिने तट पे आती हैं। दाहिने का मतलब ये वाला, अगर इस दिशा में गए नदी तो ये वाला दाहिने तट पे। तथा इसके बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में प्रमुख नदियों में हेरंगी, हेमावती तो आप लोग लिख लेंगे सरल होगा। तो देखो महिलाओं के नाम है लगभग नदियों के, नदी है ज़्यादातर मतलब हाँ ये तो हेमावती, स्त्रीलिंग शब्द। हेरंगी, इसके अलावा एक और लिख लो सिमसा एवं अक्रावती। सिमसा एवं अक्रावती। पेपर सेट करने वाले जो होते हैं कम खुरामाती नहीं होते, जान लीजिए। किसी नदी का नाम लेंगे कि आप सुने नाम जो पूछेंगे निम्नलिखित में से इसकी सहायक नदी है, जैसे ये सिमसा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ये अक्रावती कैसे लिखा है सर? अक्रावती, सिमसा, अक्रावती, ये बाएं तट पे सारी नदियाँ मिलती हैं, आदि हैं। आज इसलिए जो हो सकता है एक छोटी बड़ी और आदि हैं। देखिए इस नदी के मार्ग में, यानी कावेरी नदी के मार्ग में, इस नदी के मार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात हैं। जिनमें शिव समुद्रम जहाँ लिखे हैं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, मांड्या कर्नाटक, मांड्या जिला है कर्नाटक का, यानी कहाँ पे स्थित है, मांड्या जिला कर्नाटक, और मांड्या शिव समुद्रम ब्रैकेट में मांड्या कर्नाटक तथा होगेनेकल, ये भी जलप्रपात का नाम, होगेनेकल, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, जहाँ होगेनेकल लिख रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिए धर्मपुरी जिला तमिलनाडु, धर्मपुरी जिला कर्नाटक। धर्मपुरी जिला कर्नाटक, यानी ये तमिलनाडु, धर्मपुरी जिला और राज्य जो है तमिलनाडु हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात भी किसी नदी पे है। शिव समुद्रम नाम से एक नदी द्वीप का निर्माण भी नदी करती है। ठीक है, थोड़ा लिख लीजिए। देखिए कावेरी नदी जब कोडागु पहाड़ी से आगे बढ़ती है, एक छोटी सी पहाड़ी का नाम है, कोडागु पहाड़ी से आगे बढ़ती है तो यह श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम नामक दो नदी द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम और
शिव समुद्रम नामक 2 नदी द्वीपों का निर्माण करती है। मैं लिख देता हूँ दोनों का नाम, लिखा तो कहेंगे श्रीरंगपट्टनम, दूसरा है पहला, ये दूसरा है शिव समुद्रम। ये भैया 2 नदी द्वीप हैं। नदी द्वीप आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से बनते हैं। कहीं पे ऐसी भूमि विकसित हो जाए, यहाँ पे धाराएं 2 भागों में बट जाए, एक भाग इधर से, एक भाग इधर से, बीच में द्वीप की भांति हो जाए, लेकिन उसको नदी द्वीप की संज्ञा दे देते हैं। कोई बड़ा क्षेत्र में जैसे माजुली वगैरह द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप नहीं, लेकिन आपको नदी द्वीपों में शहर है, शिव समुद्र जो है शहर भी है, और श्रीरंगपट्टनम भी शहर के रूप में विकसित है। आगे लिखिए, या 2 नदी द्वीपों का निर्माण करती है। देखिए, द्वीप शहर शिव समुद्रम, द्वीप शहर शिव समुद्रम कावेरी नदी को 2 भागों में बांट देता है। दो भागों में बांट देता है। अब एक लाइन और लिखिए, इसमें कि जल उपयोग को लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पुडुचेरी के मध्य विवाद रहता है, कावेरी जल विवाद रहता है। राज्यों का नाम है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी। कर्नाटक पांडिचेरी बदल दिया गया, पुडुचेरी। यार गुरु जी करते बता रहे हैं, नाम भी नहीं सही ले रहे हैं। कावेरी नदी के बारे में इतना ही आपको जानिए, इससे संबंधित प्रश्न आपको पास आएंगे भी मिलेंगे। आगे लिखने जा रहा हूँ नर्मदा। इसका उद्गम कहाँ होता है? महत्वपूर्ण नदी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लगभग दूसरे तीसरे 48 नदी से प्रश्न बनते ही हैं, तो इसको थोड़ा देखिए आप। देखिए, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है तथा अपना मुहाना मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी है तथा अपना मुहाना मतलब यहाँ पे समुद्र में मिलती है। अपना मुहाना गुजरात में जगह है भरूच, गुजरात में जगह है खंभात की खाड़ी के पास में भरूच। अपना मुहाना भरूच के पास खंभात की खाड़ी में बनाती है। खंभात की खाड़ी जाने का ब्रेकर में लिख दिया अरब सागर, नहीं पे लिख दिया अरब सागर में मुहाना बना के, तो आप मरते हुए चले आए हैं। ये शरीर क्या बता दी, खंभात की खाड़ी, यानी उसी का एक छोटा सा भाग है, तो लोग खंभात की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, वो है अरब सागर का हिस्सा। ठीक है, हाँ, भारत के प्रायद्वीपीय भारत के इस साइड में अरब सागर और इस साइड में बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, कुछ जो है अरब सागर में मुहाना बनाती है। प्रायद्वीप की बड़ी नदियों में, ठीक है, एकमात्र क्या 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, भ्रंश रेखा से बह के और अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। ठीक है, अरब सागर में पार्टिकुलर स्थान है, तो वो खंभात की खाड़ी भरूच के पास में। देखो आगे, यह नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, दोनों तरफ कुछ उच्च भूमियां इस प्रकार की होंगी,
कौन सी उच्च भूमि होगी इसकी? विंध्याचल और सतपुड़ा तो पर्वत श्रृंखला है। ठीक ठीक ठीक। अब बताओ कौन सी उच्च भूमि होगी इसके उत्तर में, कौन सी होगी इसके दक्षिण में? कौन बताएगा जी? बताएं सर। हाँ बताओ, तुम बताओ भैया। विंध्याचल और सतपुड़ा सब 2 पर्वत श्रेणी आ जाएगी। वेरी गुड। लिख दो इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला माला, इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला अवस्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला अवस्थित है। अब यही प्रश्न बन सकता है, प्रश्न कहाँ बन जाए पता नहीं, यही प्रश्न बन सकता है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित इन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। कथन में लिख सकता है कि नर्मदा विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होगी। ठीक है, 23 वाले में प्रश्न इस तरीके का है, मिला कर लो। आगे लिखिए, यह नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में मत लिखिए, जबलपुर के निकट, यह नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट भेड़ा घाट की संगमरमर की शैलों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की कोई सहायक नदी है? पूछा गया है एक बार, नर्मदा की सहायक नदी लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। ओरिसिन नामक नदी, ओरिसिन में लिख देना, इधर लिखिए। ओरिसिन नामक नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। बस आगे इसमें 1-2 नदियां बची हैं, उसको देखिए और उसके बाद 4-5 नदियां जो छोटी छोटी, इनके बारे में एक लाइन में लिखना है, जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। कई बार पूछता है, वो भी लिखवा देंगे। इसके बाद बनाएंगे ये नदी और हिमालयी नदियों में अंतर लिखवा देंगे। बस आपका उपवादन समाप्त। उसके बाद अगला का शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न अगर लिख के लाए हों, लाई होगी, लाए हैं आप दे दीजिए। ठीक है, हमेशा प्रश्न लिखते रहिए, हम लोग दें या ना दें, वैसे भी अपने मन से लिखते रहिए। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाओं की कमी नहीं है। ठीक है, अभी देखिए खाड़ी क्षेत्र में ईरान, इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन के मध्य चल रहा है, संकट चल रहा है। ठीक है, तो मतलब एक प्रश्न बना लीजिए, खाड़ी क्षेत्र में लिखो, एक प्रश्न लिखो, इसको लिखते रहो, अपने मन से नहीं लिखोगे, प्रश्न लिखो, इसको कर लेते रहना। देखिए, खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न तनाव, खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न तनाव का प्रभाव भारत में किन रूपों में पड़ सकता है? भारत में किन रूपों में पड़ सकता है? विवेचना कीजिए, किन रूपों में पड़ सकता है, विवेचना कीजिए। सरल प्रश्न है, आप बनाइए, सोचिए कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव होगा, भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा उम्मत कीजिएगा, तो मैप बना लीजिएगा खाड़ी क्षेत्र का, क्योंकि ज़्यादा सरल हो जाएगा। थोड़ा सा परिभाषा लिख दीजिएगा, भूमिका जिसको लोग भूमिका
इनका में केवल इतने लिखना है कि तनाव क्या है, हाल में इतने बार बताना है कि हाल में तनाव क्या, वही आपकी भूमिका हो जाएगी। उसके बाद में आप लिख लीजिए कि निम्नलिखित जो है तनाव का हालत पर निम्नलिखित रूपों में प्रभाव को देखा जा सकता है। उसे 7-8 बिंदु आप जो है एक एक करके बिंदुवार लिख दीजिए, जिसका लिख दीजिए, बस पर्याप्त है, ज़्यादा इसमें राम कहानी मत लिखिएगा। चलिए ठीक, अगर प्रश्न हो तो आप ले आइए इकट्ठा करके, हम लोग ले जाएंगे चेक करके। इसे बंद कर दो क्या? वो ऊपर वाला